डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे सारे के सारे फार्मेसी के और जितने भी बी फार्म सेमेस्टर के एग्जाम्स है थ्योरी के, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो स्पेशली फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए डिजाइन किए हैं और वो उनको इंक्लूड किया गया है। जो जीपेट एग्जाम्स, डीसीओ एग्जाम, डीआई या नेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं इस तरह के, उन सभी में ये यूजफुल रहेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, किस तरह से लेने वाले हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और जो वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं जो मेनली एग्जाम से पूछे गए हैं या बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनको पूछने की। ओके, आज हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा। तो मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। फ्रेंड्स, नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता क्या है, पहले अपन बात करते हैं। शुगर जिसको बोलते हैं, शुगर्स आर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट इन टेस्ट होती है, उनको हम शुगर बोलते हैं। फ्रेंड्स, नॉन रेड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जो रेड्यूस नहीं कर पाए डिफरेंट सॉरी रेड्यूसिंग शुगर हम किसको बोलते हैं। पहला आता है रेड्यूसिंग शुगर, जिसमें किसको बोलेंगे, जो डिफरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, उनको हम नॉन रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और नॉन रेड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस ना कर पाए डिफरेंट रिएजेंट को, अपन उनको नॉन रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड माल्टो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, सारे के सारे ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रेड्यूसिंग शुगर। सारे के सारे मोनोसेकेराइड क्या होती है, रेड्यूसिंग शुगर होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे माल्टोज इज द रेड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज यहाँ पे क्या है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाता है, जो डाइसेकेराइड होता है। इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया सी हो गया। ध्यान रखिएगा, सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गिव्स। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है फ्रेंड्स, बेसिकली लैक्टोज इज द डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, डाइसेकेराइड का मतलब दो सेकेराइड है। डाई का मतलब दो, सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट यूनिट। ओके, तो इसको देखना आप लोग, डाइस विच आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड नोन एज डाइसेकेराइड। बेसिकली माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, एंड सेलोबायोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। तो फ्रेंड्स देखना यहाँ पे माल्टोज बेसिकली, यदि मैं तीनों का कंपैरिजन करूं तो तीनों में ग्लूकोज ग्लूकोज मोइटी है, लैक्टोज में गैलेक्टोज है, लैक्टोज में वर्ड छुपा हुआ गैलेक्टोज, जी ए और अलग अलग, लैक्टोज इधर लगा हुआ है। तो इसको बहुत इजी से याद कर सकते हैं, लैक्टोज से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, मतलब हमारा आंसर हो गया सी, करेक्ट। ये हमारा आंसर सी। फ्रेंड्स देखना कौन सा क्वेश्चन, विच कार्बोहाइड्रेट इज फिल्टर्ड थ्रू नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होता है, इन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन इंडिविजुअल देखते हैं। स्टार्च क्या है, बेसिकली पॉलीसेकेराइड है, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों के दोनों अगेन पॉलीमर है, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो मतलब पॉलीमर क्या होगा, नेफ्रॉन से क्या होगा ही नहीं, बड़ा मॉलिक्यूल है, फिल्टर नहीं हो सकता। और यदि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं फ्रेंड्स स्टार्च का, तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिनमें डेक्स्ट्रीन होता है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, इसका मतलब डेक्स्ट्रीन अगेन पॉलीमर हो गया, फिर माल्टोज आ गया, ग्लूकोज आ गया। फिर आता है फ्रेंड्स इनुलिन। इनुलिन इज द अगेन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, कीप इन माइंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इसकी खास बात क्या है, ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, नॉट मेटाबोलाइज्ड,
ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं होता। और दूसरी खास बात इसकी क्या है, ये नेफ्रॉन से एज सच फिल्टर हो जाता है, एज सच फिल्टर हो जाता है। एज सच फिल्टर होने की वजह से इसको यूज किया जाता है जीएफआर मेजरमेंट में। ठीक है, अगेन लास्ट है ग्लाइकोजन, अगेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। मींस हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज सी आंसर, इनुलिन। ओके, हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर। अपन बात करते हैं विच पाथवे इज एम्फीबॉलिक। फ्रेंड्स, एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है, देखना। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है ए बायोकेमिकल पाथवे विच इन्वॉल्व बोथ कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस या जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर। नाउ ऐसा कौन कौन सा पाथवे, फ्रेंड्स ये वाले मेनली जो पाथवे हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और पेंटोज फोस्फेट पाथवे या साइकिल, इन चारों का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ग्लाइकोलाइसिस देखा होगा, एक ही पाथवे पढ़ा था जिसमें, लेकिन ये रिवर्स भी चलता है डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में। इस तरह से मतलब सिंथेसिस में भी काम आता है एज वेल एज ए ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज में भी काम आता है। तो ये क्रेब्स साइकिल भी काम आता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हुआ, क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। इसी के साथ मैं एक चीज और बताऊं, जो एम्फीबोलिक पाथवे होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिशन या इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मतलब उसका क्या होता है, जो एनर्जी से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं उनसे कंट्रोल होता है। ओके, तो हमारा आंसर जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे डी आंसर हो गया। क्लियर। ग्लाइकोलाइसिस भी होता है एम्फीबोलिक, सिट्रिक एसिड पाथवे भी होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी होता है। ये तीनों की तीनों होते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द हमारा आंसर हो गया। ओके, फिर आता है पॉम्पेज डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। पॉम्पेज डिजीज बेसिकली क्या होता है, पहले अपन ये देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको ग्लाइकोजन स्टोरेज का मतलब ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनोसिस का मतलब सिंथेसिस या जनरेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया। नाउ अब अपन इसमें पहला कौन सा है फ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होती है बेसिकली। टाइप 1 का मतलब होता है वॉन ग्रिक डिजीज होता है, जिसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टाइप सेकंड, दैट इज पॉम्पेज डिजीज। उसमें होता क्या है, डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन हार्ट होता है, मींस ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होता है हार्ट में। और इसमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, अल्फा 14 एंड 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है, जिसका दूसरा नाम है एसिड माल्टेज। ओके, फिर आता है टाइप थर्ड, जिसको बोलते हैं कॉरीज डिजीज, जिसको दूसरा नाम है लिमिट डेक्स्ट्रोनिसिस और फॉर्ब्स डिजीज। इसका एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है एमाइलो 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, जिसको बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स टाइप सिक्स्थ फोर्थ एंडरसन डिजीज, जिसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिनोसिस, जिसका कौन कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलो 14 एंड एमाइलो 16 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, जिसको ब्रांचिंग एंजाइम भी बोलते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स टाइप फिफ्थ, दैट इज मैकएड्रिल डिजीज, जिसका दूसरा नाम है या जो एंजाइम है मसल फोस्फोराइलेज एंजाइम काम आता है इसमें, मतलब इसकी डिजीज इस वजह से होता है। दैट इज नेक्स्ट type 6, that is Hirsch disease, that is enzyme is liver phosphorylase enzyme. And last one, that is type 7th, that is Torres disease, जिसको बोलते हैं phosphofructokinase enzyme। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सारे के सारे ग्लाइकोजन से स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती है मैंने सारी बता दी। इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको सारे याद करवा दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज लाइसोसोमल, दैट इज पॉम्पेज डिजीज। पॉम्पेज डिजीज का मतलब 146 ग्लाइकोसाइडेज, ये वाला एंजाइम हो गया 146, मींस आंसर डी।
फिर आता है एन एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द इन पेंटोज फोस्फेट पाथवे एंड कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया इन डेफिशिएंसी ऑफ। सी ध्यान देना, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? हीमोलाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, मतलब आरबीसी के ब्रेकडाउन से, आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो एनीमिया हो रहा है उसको अपन हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पे इसको समझना, इसका एक पाथवे होता है, वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखना फ्रेंड्स, पेंटोज फोस्फेट पाथवे होता है जिसका पहला स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट से 6 फोस्फोग्लूकोनेट बनता है, जिसमें जनरेशन साथ में किसका होता है? NADPH प्लस H पॉजिटिव का जनरेशन होता है। वो कैसे बनता है? NADP पॉजिटिव से हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट से और ये बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेड्यूसिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, रेड्यूसिंग पावर बोलते हैं। ओके, रेड्यूसिंग पावर ये यूज कहां होती है? देखना, हम आरबीसीज की बात करते हैं और इस जगह पे फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम काम आता है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा एंजाइम काम आता है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर? फिर बेसिकली इसके बारे में अपन एक चीज और बता दूं, पेंटोज फोस्फेट पाथवे बेसिकली क्या होता है? ये साइटोसोल में होता है, जिसका दूसरा नाम है हेक्सोज मोनोफोस्फेट संट, जिसको बोलते हैं, मतलब HMP संट भी बोलते हैं। और थर्ड नाम होता है इसका वर्कबर्ग डेकन लिपमान फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी इस पाथवे की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन HMP सेंट भी बोलते हैं इसको, और ये कहां होता है? साइटोसोल में होता है। इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन एडिशनल और बता दिए हैं। ओके, ये बेसिकली इसमें होता क्या है फ्रेंड्स? ये क्या होता है, यहाँ पे एक चीज समझना, जो आरबीसीज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ होता है? आरबीसी में प्रोड्यूस होता है। आरबीसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कन्वर्जन होता है सेलेनियम की प्रेजेंस में। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो वाटर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन साथ में इसका जो रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जो होता है आरबीसी में, वो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन अगेन इस रेड्यूसिंग पावर से जो किससे डेरिवेटाइज हुआ था, या जो किससे जनरेट हुआ था? पेंटोज फोस्फेट या HMP संट से डेरिवेटाइज हुआ था, वो वापस ग्लूटाथायोन रिडक्टेज से क्या होगा? वापस रीजनरेट हो जाएगा रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, और NAD पॉजिटिव वापस बाहर निकल जाएगा, जो अवेलेबल रहेगा HMP संट के लिए। ओके, तो इस तरह से ध्यान देना, जो अल्टीमेटली जो यहां से पेंटोज फोस्फेट पाथवे से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, वो हाइड्रोजन कहाँ यूज हुआ? इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करने या इसका ऑक्सीजन रिड्यूस करने के लिए काम में लिया, ताकि आरबीसीज पे अटैक नहीं करे। यदि यहाँ पे ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा तो रेड्यूसिंग पावर नहीं बनेगी, मतलब ये स्टेप नहीं होगी तो NADHPH नहीं बनेगा। इसका मतलब रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन रीजनरेट नहीं होगा। यदि रीजनरेट नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज सच रहेगा, जो आरबीसीज पे अटैक करेगा, और आरबीसीज पे अटैक करेगा तो आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर? आरबीसीज के ब्रेकडाउन से क्या होगा? हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हुआ यहाँ पे? ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हुआ। इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ दैट इज आंसर बी। ओके, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। देखना, द कॉज ऑफ गैलेक्टोसेमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ। फ्रेंड्स, गैलेक्टोसेमिया क्या होता है इसको समझने के लिए समझना, जो गैलेक्टोज होता है वो जनरली न्यूबॉर्न बेबीज के फूड में होता है। कहाँ होता है? न्यूबॉर्न बेबी
के फूड में होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी के फूड में होगा तो वो खाना या जो भी फूड लेगा उसमें वो ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने के बाद में उसमें एंजाइम्स काम करते हैं, दैट इज गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टो 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये कन्वर्ट किस में करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय मीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इस तरह से जो गैलेक्टोज जो था वो गैलेक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। कौन से एंजाइम की, गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। एक एंजाइम और होता है गैलेक्टोज डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम इसको कन्वर्ट होता है गैलेक्टोनेट में। तो इस तरह से इस गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल हुए, गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोज डिहाइड्रोजनेज। क्लियर। अब बात करते हैं अपन इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी। यदि इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, यदि ये डेफिशिएंसी होगी तो जो गैलेक्टोज ब्लड में ही रहेगा, ब्लड में गैलेक्टोज होने की कंडीशन को बोलते हैं गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया का मतलब, ईमिया जहां वर्ड आता है, ईमिया जहां वर्ड आता है इसका मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो गैलेक्टोसेमिया हो गया। ये ब्लड कहां जाता है, जनरली ध्यान देना, किडनी में जाता है, फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, और गैलेक्टोज का कहां मिलेगा, वो यूरिन में मिलेगा, यूरिन में मिलने को बोलते हैं अपन गैलेक्टोसूरिया। इस तरह से गैलेक्टोसेमिया एंड गैलेक्टोसूरिया के लिए तीन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे, गैलेक्टोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोज डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो इसमें आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया डी आंसर। ओके, हमारा आंसर हो गया डी आंसर। नाउ अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट्स आर। फ्रेंड्स देखना, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली, यदि अपन ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप हो गया, ये OH ग्रुप हो गए। नेक्स्ट उसमें ए ग्रुप होता है, कौन सा, ये ग्रुप होता है इसमें एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड होता है। इसी तरह से मैं यदि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखता हूं फ्रेंड, तो ये फ्रक्टोज का है, अगेन इसमें OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, सिमिलरली OH ग्रुप, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप आ गया। और उसके साथ में यहाँ पे फ्रेंड देखना, इसमें कौन सा ग्रुप है, ये इसको बोलते हैं अपन कीटोन ग्रुप। ओके, कीटोन ग्रुप बोलेंगे। इस कीटोन ग्रुप की के मतलब यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में से एक है। और साथ में क्या है, OH ग्रुप तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह से इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन को अपन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी आंसर हो गया। ओके, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज की बात करते हैं फ्रेंड्स। माल्टोज में देखना फ्रेंड्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, सेलोबायोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। दीज फ्रेंड्स डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में यहाँ पे ये रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है, कौन से, रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है, क्लियर। और इसी तरह से अगेन सुक्रोज होता है, ट्रिहेलोज होता है, अगेन ये भी डाइसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, लेकिन ये नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। ओके, नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, सुक्रोज एंड ट्रिहेलोज नॉन रेड्यूसिंग होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है माल्टोज से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो माल्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर ए हो गया। ओके, आंसर इज ए हो, क्लियर। उसके बाद में फ्रेंड्स यूरोनिक एसिड पाथवे कॉज, यूरोनिक एसिड पाथवे से क्या होता है फ्रेंड्स, यूरोनिक एसिड पाथवे से फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स यूरोनिक एसिड पाथवे क्या होता है? यूरोनिक एसिड पाथवे को समझाने के लिए समझना, यूरोनिक एसिड पाथवे एक पाथवे होता है जहां वो लेवर में होता है, उसका अकरेंस लेवर में होता है, और ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है जो किसके लिए होता है? ग्लूकोज का अल्टरनेटिव। हालांकि ग्लूकोज का मेन पाथवे कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल होता है। ये इसका अल्टरनेटिव पाथवे होता है। इससे जो ग्लूकोज से बहुत सारे प्रोडक्ट, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड बनता है एक, और इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स बनता है एंड पेंटोज शुगर्स बनता है, दैट इज जाइलुलोज। ओके, तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। क्लियर? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें कोई जनरेशन नहीं होता एटीपी का। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखना, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, देखना पहला ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लूकुरोनिक एसिड, करेक्ट है, ग्लूकुरोनिक एसिड बनता है। नो जनरेशन ऑफ एटीपी, करेक्ट है, कोई एटीपी का जनरेशन नहीं होता। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड पेंटोज। क्लियर है, एस्कॉर्बिक एसिड का भी बनाता है और पेंटोज भी बनाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? दैट इज आंसर डी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। फिर आता है फ्रेंड्स सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू। फ्रेंड्स सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन क्यों? देखना, इसमें मैं आपको समझाता हूं। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज लीनियर मॉलिक्यूल के तौर पे भी रहता है। इसको हमने दूसरी तरीके से इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिटा दिया। लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे बनाता है बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? ये रिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये दोनों की दोनों क्या होगी? रिंग स्ट्रक्चर होगी। लेकिन खास बात क्या है, जो ये वाला कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्लियर? जो दोनों में फ्री होता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और OH जो वापस रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन से ये बनाता था, और एल्डिहाइड फ्री हो जाता है, और एल्डिहाइड रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करने लग जाता है। ये तो हो गया ग्लूकोज का। जब अपन सुक्रोज की स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज इधर ऊपर वाला है, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज नीचे वाला है। मींस ध्यान देना, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन ये वाला है, और दूसरा एनोमेरिक कार्बन ऊपर वाला है। ये एनोमेरिक कार्बन देखना, इस कार्बन पे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली दूसरा एनोमेरिक कार्बन है, वो क्या है? एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस दोनों के दोनों कार्बन पे OH एंड H नहीं है। एक पे H है लेकिन इधर OH नहीं है। क्यों? ये ऑक्सीजन से जुड़ के इधर लिंकेज बना रखा है। क्लियर? तो उससे क्या हुआ कि ये फ्री नहीं है, इसका फ्री नहीं होगा, जो इसका मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीच में आ गया। वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों एनोमेरिक कार्बन को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? फ्री नहीं हो पाता एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना जरूरी है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। इसलिए हमारा जो आंसर हो गया पहला, एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, ये गलत है। दूसरा है एनोमेरिक कार्बन इज नॉट फ्री, करेक्ट। आंसर करेक्ट हो गया हमारा, एनोमेरिक इज नॉट फ्री, मींस एनोमेरिक कार्बन नॉट फ्री। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर बी। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फ्रेंड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है जो डिफरेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाए, अपन नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। जिसमें डाइसैकेराइड कौन से? सुक्रोज एंड ट्रिहेलोज होते हैं। और तीसरा होता है ट्राइसैकेराइड, जिसमें रैफिनोज एंड माल्ट्रायोज होते हैं। ये चारों के चारों नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है फ्रेंड्स। जो सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बनी होती है, ट्रिहेलोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की बनी होती है, रैफिनोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बनी होती है, माल्ट्रायोज किसकी बनी होती है? तीनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर कौन सा होगा? दैट इज डी आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मतलब सुक्रोज हो गया, ट्रिहेलोज हो गया, रैफिनोज हो गया। क्लियर?
फिर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज शुगर कौन सा है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ। इस एक वर्ड आता है मोनोसेकेराइड, इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते मोनोसेकेराइड कहते हैं। इन मोनोसेकेराइड्स को फर्दर हमने कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा है उसके बेसिस पे दैट मे बी आइदर एल्डोज और कीटोज। ओके, यहाँ पे देखना नंबर ऑफ के लिए कौन सा है, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन का एल्डोज कौन सा हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोज कौन सा हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिमिलरली टेट्रोज कौन सा हो गया, टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन। यहाँ पे एल्डोज कौन सा हो गया, इरिथ्रोज, एंड कीटोज कौन सा हो गया, इरिथ्रोलोज। ओके, 5 कार्बन वाले को पेंटोज बोलते हैं, दैट इज एल्डोज में राइबोज, जाइलोज, एरेबिनोज, और कीटोज में कौन सा हो गया, जाइलोकीटोज। ओके, फिर हेक्सोज की बात करते हैं, मतलब 6 कार्बन हो गया, जिसमें ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज ये सारे कौन से हो गए, एल्डोज के, और फ्रक्टोज एंड सोर्बोज कौन से हो गए, कीटोज के। सिमिलरली 7 कार्बन का मतलब हैप्टोज, जिसको ग्लूकोहेप्टोज बोलते हैं, एल्डोज वाला है। ग्लूकोहेप्टुलोज बोलते हैं अपन, कीटोज। जहां लोज वर्ड आता है, ध्यान रखना, लोज वर्ड आता है वहां पे इसका मतलब कीटोज की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 4 कार्बन। 4 कार्बन का और एल्डोज, 4 कार्बन और एल्डोज का मतलब हमारा कौन सा हो गया, एरिथ्रोज हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया एरिथ्रोज हो गया, ना कि इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज कीटोज कैटेगरी में आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड फ्रेंड्स क्या होता है समझना, होमोपॉलीसेकेराइड होता है पॉलीमर ऑफ वन, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड, उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है होमोग्लाइकन्स। ओके, होमोग्लाइकन्स बोलते हैं उसको। यहाँ पे स्टार्च होमो, पहला वाली बात करो तो स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है, जिसमें एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके पॉलीमर है, ग्लूकोज के। मींस स्टार्च किसका पॉलीमर हो गया, ग्लूकोज का। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रीन, अगेन ऑल आर, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रीन सारे के सारे किसके पॉलीमर होते हैं, ग्लूकोज के। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्च की बात करें होमोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन की बात करें होमोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज की बात करें होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, अब बात आती है एगार की। एगार बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, एगार बेसिकली एगारोज एंड एगारोपेक्टिन का बना होता है, दैट इज अगेन पॉलीमर। ओके, एगारोज क्या होता है, एगारोज होता है फ्रेंड्स, ये एगारोज, एगारोज इज द पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रोएल गैलेक्टोपाइरानोज। ओके, तो और एगारोपेक्टिन क्या होता है, एस्टर सल्फेट्स, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड पायरुविक एसिड का पॉलीमर होता है एगारोपेक्टिन। इसका मतलब एगार क्या हो गया, हेटेरोपॉलीसेकेराइड हो गया, जिसको अपन हेटेरोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो नॉट पॉलीसेकेराइड का मतलब हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा सी, ये है हमारा सी। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आती है बात फ्रेंड्स, कौन सा नेक्स्ट की बात करें तो अपन इसमें ट्रू स्टेटमेंट फॉर इनुलिन, इनुलिन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, हम उसको इनुलिन बोलते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये इनुलिन लार्ज इंटेस्टाइन में यदि हम ओरली लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रीबायोटिक में। प्रीबायोटिक होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, फूड इंग्रेडिएंट होता है जो गट माइक्रोफ्लोरा के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये गट माइक्रोफ्लोरा हमारे लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। ये तो हो गया हमारा इनुलिन का मतलब, इनुलिन इज द बेटर फॉर ह्यूमन बीइंग। क्लियर। और यदि हम इसको बॉडी में देते हैं, लेकिन बॉडी में यदि हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता और एज सच एक्सक्रीट होता था इन अनचेंज फॉर्म में। ओके,
तो देखना फ्रेंड्स, यदि हम इसको इंजेक्शन देंगे तो ये क्या होगा, जैसा हमें पता है कि मेटाबोलाइज नहीं होता, मेटाबोलाइज नहीं होता तो उससे क्या होगा, वो मेजर करने के काम आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये एज सच क्या होगा, नेफ्रॉन से फिल्टर हो जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर डी होना चाहिए, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड है, बट ओबियस है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी, नहीं होता, यूज टू जीएफआर मेजरमेंट, करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया दैट इज आंसर डी। ओके, फिर अपन नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द आयोडीन टेस्ट। देखना फ्रेंड्स, आयोडीन टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखना, आयोडीन बेसिकली पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं, जैसे डाल के हम जैसे ही करते हैं तो यदि स्टार्च होता है तो वो ब्लू कलर आता है, ये ब्लू कलर आ गया, मतलब इसका मतलब स्टार्च हो गया। यदि उसमें वही पॉलीसेकेराइड का सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और यदि इसमें ब्राउन कलर आ गया तो इसका मतलब उसमें डेक्स्ट्रीन हो गया। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यदि हमने वही पॉलीसेकेराइड डाल के आयोडीन डाला और जो कलर यदि इसमें रेड आ गया तो हम उसको ग्लाइकोजन बोलेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टार्च का मॉलिक्यूल, डेक्स्ट्रीन का मॉलिक्यूल और ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब उस पे आयोडीन जाता है तो वो आयोडीन के मॉलिक्यूल उस पे एडजॉर्प्शन फिनोमिना करता है। एडजॉर्प्शन फिनोमिना बेसिकली केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बेसिकली एडजॉर्प्शन फिनोमिना का मतलब होता है ओनली दैट इज फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन। क्लियर है? इसका मतलब जो हमारा जो आयोडीन टेस्ट है वो फिजिकल टेस्ट है। तो देखना ऑप्शन क्या क्या है, फॉर पॉलीसेकेराइड है, करेक्ट है, पॉलीसेकेराइड के लिए होता है क्योंकि स्टार्च, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन तीनों पॉलीसेकेराइड है। फिजिकल टेस्ट है, करेक्ट है क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन होता है जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना के साथ होता है। फॉर स्टार्च होता है, बिल्कुल स्टार्च के साथ होता है, ब्लू कलर देता है। केमिकल टेस्ट नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो आंसर क्या हुआ हमारा, दैट इज आंसर सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट। देखना बेनेडिक्ट टेस्ट होता क्या है फ्रेंड्स, बेनेडिक्ट टेस्ट में रेड्यूसिंग शुगर और बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं। बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। जैसे हम इसको डाल के इसको डाल दिया और फिर इसको हम गर्म करते हैं, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा, रेड्यूसिंग शुगर और बेनेडिक्ट रिएजेंट रिएक्शन करेगा और यहाँ पे रेड पीपीटी आएगा जिसको अपन रेड पीपीटी बोलते हैं। ये रेड पीपीटी कैसे बनता है, देखना फ्रेंड्स, बेनेडिक्ट रिएजेंट में कॉपर सल्फेट होता है, वो हाइड्रोलाइज होकर क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बन जाता है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। और यहाँ पे सिट्रिक एसिड और होता है, जो सिट्रिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होने से रोकता है, नहीं होने देता। ये सारे के सारे कंपोनेंट किसमें होते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट में। इसका मतलब जो रेड्यूसिंग शुगर होती है, यहाँ पे ग्लूकोज का अपन ने एग्जांपल लिया, ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ रेड्यूसिंग शुगर। ओके, तो यहाँ पे जो भी रेड्यूसिंग शुगर होगा वो सारे के सारे टेस्ट देंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज्ड फॉर रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड। करेक्ट हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर मस्ट बी रेड्यूसिंग शुगर। ओके, तो आंसर हमारा हो गया ए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओसाजोन टेस्ट। फ्रेंड्स, ओसाजोन टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट। ओसाजोन टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक वाटर बाथ लेते हैं जिसको पानी को गर्म बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहता है, इसको हम वाटर बाथ बोलते हैं। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब रखते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सर डालते हैं रेड्यूसिंग शुगर का, ओसाजोन मिक्सर एंड एसिटिक एसिड। जैसे ही हम डालते हैं और हम इसको गर्म करते हैं, वाटर बाथ को गर्म करते हैं, इसमें ये वाटर होता है जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है। क्लियर? जैसे ही होगा तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं यहाँ पे
कौन सा रेड्यूसिंग शुगर है उसी के बेस पे वो क्रिस्टल बनता है। देखना यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन होती है। रेड्यूसिंग शुगर के साथ में जो रिएक्शन करवाते हैं ओसाजोन मिक्सचर, ओसाजोन मिक्सचर क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन और सोडियम एसीटेट होता है, ओसाजोन मिक्सर कहलाता है। इसमें एसिटिक एसिड डाला और 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम वाटर बाथ की बात कर रहे हैं, वाटर बाथ की बात कर रहे हैं। और ये वाटर बाथ में रिएक्शन करके क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं ओसाजोन के। ओसाजोन की क्रिस्टल्स बनते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है। वो शेप किस तरह की होती है, यदि रोम्बिक टाइप की शेप होती है तो वो गैलेक्टोज कहलाएगा क्रिस्टल्स के, और यदि निडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं तो ग्लूकोज कहलाएगा। लेकिन यदि निडल शेप क्रिस्टल और बनते हैं तो फ्रक्टोज के भी होते हैं। मींस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों निडल शेप क्रिस्टल देते हैं। यदि पफ शेप क्रिस्टल्स बने तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा। यदि यहाँ पे सनफ्लावर शेप क्रिस्टल होंगे तो माल्टोज होगा। ये हमारा हो गया ओसाजोन टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, रेड्यूसिंग शुगर होगा उसके लिए होगा आंसर हमारा ए हो गया। क्लियर, ये हमारा ओसाजोन टेस्ट हो गया। हम आगे बात करते हैं डिजीज रिलेटेड टू ग्लाइकोजन स्टोरेज। फ्रेंड्स जैसा कि अब मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं, ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड दैट इज वान ग्रिक डिजीज, पॉम्पेज डिजीज, कॉरीज डिजीज, एंडरसन डिजीज, मैकएड्रल डिजीज, हार्स डिजीज एंड टॉरीज डिजीज। ओके, इन सबको अपन याद कैसे करेंगे, नाम देखना, इसको अपन याद करना है वीपीसी AMHT, वीपीसी AMHT। इसको आप इस तरह से लिख दें, वीपीसी को AMHT को इस तरह से हमने लिख दिया, दैट इज वन ग्रीक, पॉम्पे, कॉरीज, एंडरसन, मैकएड्रिल, हार्स एंड टॉरीज डिजीज। ओके, तो आप ध्यान देना यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ग्लाइकोजन रिलेटेड सारे के सारे डिजीज हो गई, कॉरीज, हार्स, एमाइलोपेक्टिन, एंडरसन, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, ये हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लाइकोजेनेसिस इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज, नियोजेनेसिस का मतलब समझना, इसका दूसरा नाम होता है नियोग्लूकोजेनेसिस होता है। बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, न्यू कार्बोहाइड्रेट जनरेशन होता है या सिंथेसिस होता है, किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो एमिनो एसिड भी हो सकता है, वो फैटी एसिड भी हो सकता है, ये कोई सा भी हो सकता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट इनको हम बोलेंगे। ओके, मींस इन सभी से कार्बोहाइड्रेट बनना उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रेंड्स बेसिकली ये होता कहाँ कहाँ है, लीवर और किडनी में मेनली होता है। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, इसका रेगुलेशन किससे होता है या किससे रेगुलेट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑक्जेलोएसीटेट होता है, एलानिन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। इन सभी से ये इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है जिनसे ये रेगुलेट होता है। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो लैक्टिक एसिड, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकेगोन, ये तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है जो इसको रेगुलेट करते हैं। इसको मतलब इस तरह से और देखना, नियो का मतलब होता है न्यू, ग्लूको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। इस तरह से न्यू सिंथेसिस होता है। न्यू सिंथेसिस कब होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, मींस आंसर मस्ट बी बी। ओके, ये हमारा आंसर बी। क्लियर है, ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 20। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और एडिशनल बताए, करीबन मैं यदि पूरे क्वेश्चंस को काउंट करता हूं तो करीबन 100 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं जिसमें इनके पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर बनता है, कोई कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।